जब भी हम मुगल सल्तनत की बात करते हैं तो जहन में दो नाम सबसे पहले आते हैं। बाबर, जिसने इसकी नींव रखी, और अकबर, जिसने इसे बुलंदियों पर पहुंचाया। लेकिन इन दोनों के बीच एक बादशाह और था जिसे इतिहास में अक्सर एक फुटनोट की तरह देखा जाता है। वो था दूसरा मुगल बादशाह हुमायूं। इतिहासकार स्टैनली लेन पूल की ये एक लाइन हुमायूं की पूरी जिंदगी को बयां करती हुई लगती है। सुनकर तो यही लगता है ना कि उसकी पूरी कहानी बस हार और नाकामयाबी की एक लंबी दास्तां थी। तो सवाल यही है कि क्या हुमायूं वाकई बस एक नाकाम शासक था, या उसकी ये ठोकरें उस शानदार दौर की तैयारी थीं जिसने मुगल सल्तनत को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। साल था 1530, जब हुमायूं को अपने पिता बाबर से एक ऐसा साम्राज्य विरासत में मिला जो दिखने में तो बहुत बड़ा था, पर असल में उसकी नींव काफी कमजोर थी। देखिए, हुमायूं को जो मिला था उसे कांटों का ताज कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। उसके पास दिल्ली और आगरा जैसे बड़े शहर तो थे, लेकिन उन पर कंट्रोल मजबूत नहीं था। बाबर की लड़ाइयों ने खजाना लगभग खाली कर दिया था, और सबसे बड़ी मुसीबत थी प्रशासन का तरीका, जो ऐसा था कि भाइयों में सत्ता के लिए जंग छिड़ना लगभग तय था। ये अपानिज सिस्टम तैमूरियों की एक पुरानी परंपरा थी। इसका सीधा सा मतलब था कि साम्राज्य को भाइयों के बीच बांट दिया जाएगा। अब कहने को तो ये परिवार को साथ रखने का एक तरीका था, पर असल में इसने घर में ही दुश्मन पैदा कर दिए। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। हुमायूं के अपने भाई कामरान ने पंजाब पर ही कब्जा कर लिया। अब ये कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि इसी इलाके से उसकी सेना में सबसे ज्यादा सैनिक भर्ती होते थे। मतलब घर के ही सदस्य ने उसकी ताकत की जड़ काट दी। हुमायूं की मुश्किलें सिर्फ घर के अंदर नहीं थीं। पूरब में एक अफगान सरदार शेर शाह सूरी एक तूफान की तरह अपनी ताकत बढ़ा रहा था, और यही वो शख्स था जो हुमायूं के साम्राज्य के पतन की वजह बनने वाला था। देखिए, शेर शाह सिर्फ एक बहादुर लड़ाका नहीं था, वो एक बहुत ही शातिर रणनीतिकार था। 1539 में चौसा की लड़ाई में उसने हुमायूं को एक जबरदस्त जाल में फंसा लिया। महीनों तक तो वो शांति की बातचीत का नाटक करता रहा, फिर सही वक्त यानी मॉनसून का इंतजार किया, और जब मुगल कैंप पानी में डूब रहा था तब रात के अंधेरे में हमला कर दिया। नतीजा सोचिए, पूरी मुगल सेना में भगदड़ मच गई। हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूदना पड़ा, और उसकी जान बचाई एक मामूली भिश्ती यानी पानी भरने वाले ने। एक शहंशाह के लिए इससे बड़ी जिल्लत और क्या हो सकती थी। 1 साल बाद कन्नौज में हुमायूं ने एक आखिरी कोशिश की, पर हालात उसके साथ बिल्कुल नहीं थे। एक तरफ उसकी बिखरी हुई सेना थी जिसे अपने ही भाइयों का धोखा मिला, और दूसरी तरफ शेर शाह की एकजुट अफगान फौज। एक बार फिर बारिश ने मुगलों की तोपों को बेकार कर दिया, और हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। अब यहाँ पे लग सकता है कि हुमायूं की कहानी खत्म हो गई, लेकिन असल में यहीं से उसकी कहानी का सबसे ज़रूरी मोड़ शुरू होता है। अगले 15 साल उसने निर्वासन में बिताए, और यही वो वक्त था जिसने न सिर्फ उसे बल्कि आने वाली पूरी मुगल सल्तनत को हमेशा के लिए बदल दिया। ये 15 साल उतार चढ़ाव से भरे थे। हार के बाद वो दर दर भटकता रहा। इसी बीच उसके बेटे अकबर का जन्म हुआ, और फिर वो पहुंचा फारस के शाह के दरबार में। शाह ने उसकी मदद की, और इसी मदद ने मुगल संस्कृति की एक नई नींव रखी। फारसी मदद से उसने पहले काबुल पर कब्जा किया, और फिर भारत लौटने के सही मौके का इंतजार करने लगा। तो सवाल ये है कि इस निर्वासन ने बदला क्या? सच पूछिए तो सब कुछ बदल दिया। मुगल दरबार की भाषा फारसी बन गई। राज करने का तरीका, कला, आर्किटेक्चर, सब पर फारस का गहरा असर पड़ा। हुमायूं अपने साथ ऐसे बेहतरीन चित्रकार लेकर आया जिन्होंने आगे चलकर मशहूर मुगल मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत की। 1555 में जब हुमायूं भारत लौटा तो वो पुराना वाला हुमायूं नहीं था। वो अब सिर्फ एक सैनिक नहीं, बल्कि एक विचारक था, एक कला का पारखी था, जिसके पास अपनी सल्तनत के लिए बिल्कुल नया विजन था। हुमायूं का जो नजरिया था ना, वो बहुत ही अनोखा था। वो मानता था कि बादशाह जमीन पर ब्रह्मांड का एक अक्स है, और उसका दरबार ठीक वैसे ही चलना चाहिए जैसे आसमान में सितारे और ग्रह चलते हैं। और ये सिर्फ कोई ख्याली बात नहीं थी। उसने अपने पूरे प्रशासन को इसी सोच के हिसाब से ढाला। उसने अपने प्रशासन को 4 तत्वों आग, हवा, पानी और जमीन के आधार पर बांटा। तोपखाने का डिपार्टमेंट आग से जुड़ा था, दरबार का इंतजाम और रसोई हवा से,
सिंचाई का काम पानी से और खेती और खजाना जमीन से। ये शासन और रहस्यवाद का एक गजब का मेल था। इतना ही नहीं, उसने अपने दरबार के लोगों को भी 3 हिस्सों में बांटा। पहले अहले दौलत यानी सेना और शासन चलाने वाले लोग, दूसरे अहले सआदत यानी विद्वान और धर्मगुरु, और तीसरे अहले मुराद यानी कलाकार और संगीतकार। ये दिखाता है कि उसकी नज़र में ताकत के साथ साथ ज्ञान और कला की भी कितनी अहमियत थी। लेकिन शायद उसकी सबसे बड़ी और स्थायी विरासत है कला और संस्कृति के लिए उसका प्यार। उसे किताबों से इतना लगाव था कि वो जंग के मैदान में भी एक छोटी लाइब्रेरी अपने साथ लेकर चलता था। और जैसा हमने देखा, उसी ने मुगल पेंटिंग की नींव रखी। और आखिर में कहानी वहीं आ पहुंचती है जहां से हमने शुरू की थी। उसकी आखिरी ठोकर 24 जनवरी 1556 को दिल्ली में अपनी लाइब्रेरी शेरमंडल की सीढ़ियों से वो उतर रहा था। तभी अजान की आवाज़ सुनाई दी। वो सम्मान में झुकने लगा, पर उसका पैर अपने ही लबादे में फंस गया और वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। हुमायूं तो चला गया, लेकिन उसने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी दिल्ली की शान है, हुमायूं का मकबरा। ये कोई आम मकबरा नहीं था। इसमें कई चीजें पहली बार हुईं, जैसे भारत का पहला डबल डोम और 4 बाग स्टाइल का बगीचा जो जन्नत की कल्पना पर आधारित था। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? यही मकबरा, यही डिज़ाइन आगे चलकर दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल का ब्लूप्रिंट बना। अगर हुमायूं का मकबरा न होता तो शायद ताजमहल भी वैसा नहीं होता जैसा हम आज उसे देखते हैं। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या हुमायूं की जिंदगी सिर्फ ठोकरों और नाकामयाबियों की कहानी थी, या फिर इसकी वो हार, उसका निर्वासन और उसकी वापसी एक ऐसे स्वर्ण युग को जन्म देने के लिए जरूरी थी जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है? ये बात सोचने वाली है।